नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग का एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सीपीसीटी जैसी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। आप ये मान के चलें कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस फंडामेंटल से ही पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत आप लोगों का कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर जनरेशन, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, देन आपका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस, ड्राइव एड्रेसेस, इस प्रकार के कई सारी अलग अलग डेफिनेशंस आप लोगों के पास सब्जेक्ट्स होंगे इससे रिलेटेड। उन सभी से रिलेटेड हम सभी टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। तो आज से जो शुरुआत हो रही है हम लोग की इस सेशन में, मैं आप लोगों को सबसे पहले कंप्यूटर की जो हिस्ट्री थी, कहाँ से कंप्यूटर आया, प्लस उसकी जनरेशन कि किस किस टाइप से अभी तक कौन कौन सी जनरेशन आई है, उन जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर में अभी तक क्या क्या कौन कौन से कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, किस डेट पर हुआ, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन उम्मीद है कि आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कि एक सबसे पहला क्वेश्चन होता है फादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर किसको कहा गया है? तो फादर ऑफ द कंप्यूटर में आप लोगों को रटा हुआ है, लगभग सब लोग बुक्स पढ़ते हैं तो उन लोगों को पता ही होता है। यहाँ पर नाम है आपके सामने चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो कि फादर ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं। तो आप लोगों को ये नाम रटा हुआ रहना चाहिए। कुछ बातें मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों के साथ शेयर की है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से इस व्यक्ति विशेष के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था। तो हमारे सामने नाम है चार्ल्स बेबेज, जैसे व्यक्ति थे जिनको कंप्यूटर का जनक माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर 1791 में इनका जन्म हुआ था और 1871 में ये यहाँ पर से चले गए थे। इंग्लिश इनकी मेन लैंग्वेज थी, ब्रिटिशर्स थे ये, और एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियंस थे प्लस फिलोसफर थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो कंडीशन हमारे पास है कि सामने दिख रहा है आपको, ऑरिजिनेटेड द कंसेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। यही वे व्यक्ति थे जिन्होंने एक सोच विचार, एक कंसेप्ट लेकर आए थे कि हाँ एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जा सकता है जो कि प्रोग्राम के माध्यम से चले। शुरुआत जब इन्होंने की थी तो यहाँ पर इनके बारे में बताया जाता था कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन्होंने बनाया था। जो भी उसमें मैकेनिज्म यूज हुआ था लगभग 1822 सामने लिखा है आपके कि इसकी डेट थी, और इन्होंने जो सिस्टम बनाया था तो उसमें प्रोग्रामिंग वाला पार्ट जब तक ये थे, इन्होंने जो जो मशीन बनाया उसमें प्रोग्रामिंग वाला पार्ट अवेलेबल नहीं था। कंप्यूटर के बारे में बोलें कि ऑटोमेटेड कंप्यूटर जिसे कहते हैं, कि कंप्यूटर अपने आप चलना शुरू हो जाए, किस प्रकार से क्या, तो ये प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है कि कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिए जाएं जिससे कि कंप्यूटर अपना सारा काम अपने आप करे। हम कंप्यूटर में पावर ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, ऑफ करते हैं ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जो भी प्रोग्राम एप्लीकेशन हम उस पर रन करते हैं, तो ये जो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम था, तो चार्ल्स बेबेज ने ये कंसेप्ट दिया था कि हाँ आज जो मैकेनिज्म मैंने तैयार किया है, आज जो मैकेनिकल कंप्यूटर मैंने तैयार किया है, यदि इस पे थोड़ा सा और वर्क किया जाए तो भविष्य में ऐसा कंप्यूटर बनाया जा सकता है जिसको प्रोग्राम डिजाइन करके वो अपने आप हर एक काम को करने में सक्षम होगा। यहाँ सिस्टम था इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ये जो सिस्टम बनाया 1822, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था। तो एग्जाम पर्पज से ये आप लोगों को डेट्स याद रखना है। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले डिफरेंशियल इंजन बनाया और फिर बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया जो कि विशेष रूप से कैलकुलेशन का काम करता था। फिर कंप्यूटर वाज नॉन एज कंप्यूट। आपको ये वर्ड याद रखना है कि कंप्यूटर को पहले क्या कहा जाता था। तो उस समय पे कंप्यूटर पूरा वर्ड नहीं बोलते हुए वो लोग कंप्यूट बोलते थे, और कंप्यूट का मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन करना होता है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम। आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का जो दूसरा नाम होता है वो सिस्टम भी होता है। कंप्यूटर को सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। जब हम लोग इस सिस्टम वर्ड की बात करेंगे तो आप लोगों को एक छोटी सी डेफिनेशन है सिस्टम से रिलेटेड, वो मैं बता देता हूँ। इसको रट लेना आप लोग कि जब कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है कि कंप्यूटर क्या है, तो किसी भी व्यक्ति विशेष से आप पूछे या आपसे ही मैं सवाल कर दूंगा तो आपके सामने एक लाइन है जो कि सभी की रटी हुई है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हिंदी में यदि बोलें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। किसी से भी पूछेंगे तो सभी का जवाब यही होगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पर इससे आगे सेकंड लाइन में जाएंगे या डेफिनेशन को आगे बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ से सेकंड लाइन से सब लोगों के आंसर चेंज हो जाते हैं।
कोई कंप्यूटर की उपयोगिता बताएगा, कोई कंप्यूटर के पार्ट्स बताएगा, कोई कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करेगा, तो कोई अपने हिसाब से उसमें जो भी कुछ बोल सकता है बोलेगा। लेकिन सेकंड लाइन कभी भी 10 लोगों से पूछें, 10 की अलग अलग मिलेगी। पर एक्चुअल कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, जब इस कंसेप्ट पे हम लोग काम करें तो आप लोगों को रटा होना चाहिए। कंप्यूटर के नाम के आधार पे एक डेफिनेशन तैयार होती है, वो हम आगे देखेंगे। कंप्यूटर के काम के आधार पे एक डेफिनेशन तैयार होती है, और कंप्यूटर का जो सेकंड नेम है इसके आधार पे भी, एक फुल फॉर्म के आधार पे, एक कंप्यूटर के वर्किंग प्रोसेस के बेस पे, उसकी कार्यविधि कार्य प्रणाली के आधार पे, और दूसरा कंप्यूटर को जो सिस्टम नाम दिया गया है इसके आधार पर एक डेफिनेशन तैयार होती है। ये डेफिनेशन आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे कि वर्ड है सिस्टम, तो सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपसे हम पूछें तो आप लोगों को भी जब सिस्टम बोला जाता है तो सिस्टम का वर्ड का मीनिंग अधिकतर लोग बोलते हैं सिस्टम का मतलब होता होगा शायद प्रोसेस करना, या फिर सिस्टम का अर्थ होता होगा सिस्टमेटिक ढंग से काम करना या मैनेजमेंट करना। पर इसको ऐसा ना बोलते हुए ध्यान से याद रखेगा कि ये जो सारी चीज़ें आप बोल रहे हो इसमें जो मेन वर्ड है सिस्टम क्या है, तो सिस्टम का एक ही लाइन में एक वन वर्ड बोलते हैं, सिस्टम इज अ प्रोसेस। सिस्टम एक प्रोसेस का नाम है। कैसी प्रोसेस, तो हम कहते हैं सिस्टम एक कैसी प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पार्ट्स आपस में मिलकर या जुड़कर एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, और इस कार्य के अंतर्गत आने वाला हर एक पार्ट्स का अपना एक अलग कार्य होता है। मैंने बोल दिया, आपने सुन भी लिया, लेकिन हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों को समझ में ना आया हो। इसको मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, आप अब ध्यान दीजिएगा कि इस सिस्टम की डेफिनेशन को समझने से पहले आप 3 चीज़ें याद रखें कि कंप्यूटर में कौन से 3 पार्ट्स होते हैं या कंप्यूटर में कौन से 4 पार्ट्स होते हैं। जब भी आप ये वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि कंप्यूटर में इनपुट यूनिट्स होती हैं जो कमांड्स देने का काम करती हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेस करती है। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट होती है जो कि कंप्यूटर को प्रोग्राम या डेटा अवेलेबल करवाती है। ऐसे ही कंप्यूटर में एक आउटपुट यूनिट होती है जो कि कंप्यूटर से आउटपुट दिखाने का, डिस्प्ले करने का काम करती है। जब सिस्टम के बारे में बोला जाता है तो आप लोगों को याद रहे कि ये इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट ये सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं कंप्यूटर में कोई एक यूनिट नहीं होती है। एक्चुअल में कंप्यूटर क्या है, तो हम बोलते हैं कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये मिलकर ही काम करते हैं। काम क्या करते हैं, तो जैसे एक काम आपको मैंने दिया गया कि आपको मूवी देखना है, आपको गाने सुनना है, या फिर हम बात करें आपको कोई लेटर बनाना है, या बात करें कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना है, कोई डेवलपमेंट का वर्किंग करना है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, नेट वगैरह चलाना है। तो आपका जो उद्देश्य है वो कोई एक है, और इस एक उद्देश्य को काम करने के लिए कंप्यूटर में लगे हुए सारे ही पार्ट्स को अपना एक अलग काम करना पड़ता है कि इनपुट यूनिट इनपुट देगी, आउटपुट यूनिट आउटपुट देगा, मेमोरी स्टोर करेगा, प्रोग्राम अवेलेबल करवाएगा, और प्रोसेसर जो आपका होता है, सीपीयू जो होता है, वो प्रोसेसिंग करेगा। सभी पार्ट्स अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। जब इसको पूरे को एक परिभाषा में, एक डेफिनेशन में हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या निकलती है कि सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस या प्रक्रिया का नाम है जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्ट्स, कम से कम 2 होना चाहिए, तो 2 या 2 से अधिक पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्ट होकर, मिलकर, जुड़कर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो 2 या 2 से अधिक पार्ट्स आपस में जुड़कर एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। वो टाइपिंग भी हो सकता है, वो डाउनलोडिंग भी हो सकता है, नेट सर्फिंग हो सकता है, वो आपके डेटा टाइपिंग का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक पार्ट्स आपस में मिलकर एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, और इस कार्य के अंतर्गत आने वाला हर एक पार्ट्स का अपना एक अलग कार्य होता है। तो इनपुट का अपना काम है, आउटपुट का अपना काम है, प्रोसेसिंग का अपना काम है। तो ये डेफिनेशन आप लोग को हमेशा याद रखना है। कभी भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई बात होती है तो आपको वहां पर ये बताना पड़ेगा। तो ये कुछ कंसेप्ट जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको आप लोग रट लीजिएगा कि कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट टाइम मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। मैकेनिकल कंप्यूटर 1822 में बना लिया था। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सामने ही दी है कि 1791 में आए थे और 1871 में ये चले गए थे। और एक ये अच्छे मैथमेटिशियंस थे, फिलोसफर थे। साथ ही साथ इन्होंने पहली बार ऐसा कंसेप्ट सोचा था, ऐसी सोच लेकर आए थे कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो कि प्रोग्रामिंग के थ्रू चलेगी और अपने आप इसमें सारा काम होगा। ऐसे ही आगे बढ़े तो इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, इन्होंने 2 मशीनें तैयार करी थी, एक डिफरेंशियल इंजन और साथ में एनालिटिकल इंजन। ये 2 प्रकार की इंजन, दोनों का ही काम कैलकुलेशन का था। साथ में कंप्यूटर को पहले कंप्यूट के नाम से जाना जाता था और लास्ट कंडीशन कंप्यूटर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है स्क्रीन पर, ये आप लोग को याद होना चाहिए। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सेकंड
फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर के नाम के आधार पे, तो आप में से कई सारे लोग कंप्यूटर को कंप्यूटर तो बोलते हैं और कंप्यूटर का हिंदी नाम यदि हम बात करें तो कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। संगणक, संगणक का मतलब होता है संख्याओं की गणना करने वाला, नंबर्स को कैलकुलेट करने वाला। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो विशेष रूप से उसका नाम ही कंप्यूट था, कैलकुलेशन करना था, तो यहाँ पर ये संख्याओं की गणना करने के लिए या फिर कैलकुलेशंस करने के लिए ही मशीन बनाई गई है। बाद में कंप्यूटर से बहुत सारे प्रकार के आज हम काम कर पा रहे हैं। ये एक एडवांटेज है हम लोगों के लिए कि पहले इसको बनाया केवल कैलकुलेशन के लिए था, लेकिन आज ये बहुत सारे काम कर रही है। फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर में आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए कि एक मैंने 2 फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। आप कभी भी नेट पर या फिर किसी बुक में जाएंगे तो सेकंड आपको राइट साइड में दिख रहा है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कि यहां पर एक बताएं एक ऐसी ऑपरेटिंग मशीन है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है कंप्यूटर, जिसका जो पर्पस है वो क्या है, तो इसको इसलिए आप यूज करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एंड एजुकेशनल रिसर्च, इसका टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल ये दोनों ही प्रकार से आप लोगों को मदद करती है। तो कभी भी आप लोग ऑनलाइन सर्च करेंगे नेट के थ्रू या बुक्स में, तो आपको हमेशा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन ये फुल फॉर्म ही मिलेगा। लेकिन साथ ही कुछ ही जगह पर आप लोगों को ये नाम मिलेगा कि कंप्यूटर को कन्वीनियंट ऑपरेटिंग मशीन, प्रोडक्शन यूनिक टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट भी कहा जाता है। तो एग्जामिनेशन में कौन सा नाम पूछ लिया जाएगा ये आपको नहीं पता होता है, आपको दोनों ही चीजें याद रखना है। कन्वीनियंट का मतलब यहाँ पर होता है उपयुक्त या सुविधाजनक, ऑपरेटिंग का मतलब चलाना, मशीन सब जानते हैं, प्रोडक्शन उत्पाद या उत्पादन, यूनिक मतलब बेजोड़ और अद्वितीय, ऐसे ही टेक्निकल तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युतीय और रिजल्ट मतलब परिणाम। यदि इसके नाम के आधार पर डेफिनेशन आप बताएं तो हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर एक ऐसी कन्वीनियंट ऑपरेटिंग मशीन है, मतलब एक ऐसी उपयुक्त या सुविधाजनक ऑपरेटिंग मशीन है जो कि यूनिक प्रोडक्शन और रिजल्ट्स देने का काम करती है। कंप्यूटर इज एन कन्वीनियंट इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि ये ऐसी कन्वीनियंट या उपयुक्त या सुविधाजनक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आपको यूनिक मतलब बेजोड़ और अद्वितीय बहुत अच्छे परिणाम और उत्पाद देने का काम करती है। इससे आपको प्रोडक्शन भी मिलता है और रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो ये 2 चीजें आप लोगों को रटी होनी चाहिए कि कंप्यूटर से हम क्या क्या ले सकते हैं। तो पहला प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। प्रोडक्शन और रिजल्ट फॉर्म में यदि पूछ लें कि कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा रिजल्ट है और कौन सा प्रोडक्शन है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली हर एक चीज जब मॉनिटर से आपको आउटपुट मिलता है तो ये इसका रिजल्ट है। कंप्यूटर पे जो भी कुछ आपको दिखेगा, जो भी मॉनिटर से डिस्प्ले होगा, वो सब कंप्यूटर का रिजल्ट है। लेकिन जब बात करेंगे कि इसी रिजल्ट को, चाहे आपने नोट्स बनाए हुए हो, आपने कोई सॉन्ग्स वगैरह उस पर देख रहे हैं या कुछ है, यदि आप नोट्स के प्रिंट आउट निकाल रहे हैं प्लस आपका कोई डेटा जो आप सीडी या फ्लॉपी पर राइट करके कहीं ले जा रहे हैं, तो ये कंप्यूटर का प्रोडक्शन फॉर्म होता है। नोट्स प्रोजेक्ट्स जो बनाए हैं उसको प्रिंट फॉर्म में यदि कन्वर्ट कर दूं, 2 नाम सुने होंगे आपने कंप्यूटर में, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। यदि कंप्यूटर से आप सॉफ्ट कॉपी की बात करते हैं तो आप लोगों के नोट्स आपके कंप्यूटर में सेव हैं, ये सब इसकी सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट दिख रहा है कंप्यूटर का रिजल्ट फॉर्म है। लेकिन इसी को जब प्रिंटेड फॉर्म में कर दिया जाता है तो ये कंप्यूटर का प्रोडक्शन फॉर्म हो जाता है। तो आपके पास कंप्यूटर कैसी मशीन है, तो एक ऐसी उपयुक्त सुविधाजनक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि आपको बेजोड़ और अद्वितीय यूनिक प्रोडक्शन और रिजल्ट देते हैं। यूनिक क्यों बोला गया, क्योंकि इससे कोई गलती नहीं होती है, कभी भी आपको जो भी चीजें मिलेगी वो त्रुटि रहित, मतलब आपकी कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं रहती है, आप सब कुछ उसमें सुधार करके और आप प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म हुआ, इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट होता है, अब बात करें इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर में क्रांति कब आई थी, कब से इसकी मेन स्टार्टिंग हुई, तो यहां बताया जाता है कि चार्ल्स बेबेज 1791 से 1871 तक थे। और जैसे कि पहले मैंने बताया आप लोगों को कि वहां पर उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर की सोच, कंसेप्ट रखा था, बता रहे हैं ओरिजिनेटेड द कंसेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। इन्होंने एक सोच बनाई थी कि एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जा सकता है जिसमें कि प्रोग्रामिंग कर दी जाए और वो ऑटोमेटिक चलेगा। ऑटोमेटेड कंसेप्ट लेकर के आए थे, पर ये बना पाते उससे पहले ही ये चले गए। लेकिन इसके बाद जॉर्ज बूले करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिर इनके बाद इस चीज को संभाला और 1815 से 1864 के बीच इन्वेंटेड बुलियन अलजेब्रा, यहां पर इन्होंने अलजेब्रा के कंसेप्ट पे एक नई मशीन का इन्वेंशन किया था। तो ऐसी कुछ बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को याद रखना है कि चार्ल्स बेबेज नाम रटा रहे, इनकी डेट्स आप लोगों को याद रहे। ऐसी जॉर्ज बूले ने 1815 से 1864, जब भी आप कभी भी कंप्यूटर के इन्वेंशन की बात करेंगे कि मेन कंप्यूटर कब आया था, तो याद रखने वाली बात है वहां पर आपको डेट मिलेगी 1864। इसमें जैसे 1815 से 1864 वाली जो डेट दी हुई है आप लोगों को सामने स्क्रीन पर,
तो 1864 में कंप्यूटर का इन्वेंशन माना जाता है। तो कंप्यूटर इन्वेंटेड तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन जो मेन कंप्यूटर की बात करें कि फर्स्ट टाइम पे ऐसा कंप्यूटर जिसका कि आप यूज कर पा रहे थे, वो 64 के आसपास उसकी सोच आई थी और जॉर्ज बुले ये कंसेप्ट लेकर के आए थे। और इन्हीं के समय पे, क्योंकि उसी समय चार्ल्स बेबेज भी थे, 71 में वो गए हैं, मतलब 64 में तो वो थे ही, तो उसी समय पे ये आविष्कार हुए थे। ऐसे ही फिर एक नए साइंटिस्ट और आए थे, इन्होंने लगभग 1910-1995 में क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर इन 1941 में जो बात कर रहे थे कि इन्होंने, चार्ल्स बेबेज ने एक सोच ली थी कि एक ऐसा कंप्यूटर मैं बनाऊंगा जो प्रोग्रामिंग के थ्रू चलेगा। तो वो कॉनरेड ज़्यूस करके वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहां पर 1941 में एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर फर्स्ट टाइम पे डिजाइन कर दिया था। तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है, तीनों की डेट्स याद रखना है। विशेष रूप से जो डेट याद रखना है, चार्ल्स बेबेज ने 1864 में कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था। तो फर्स्ट कंप्यूटर का जो कंसेप्ट लेकर के आए थे कि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया जा सकता है, वो 1604 के आसपास ये कंसेप्ट आ चुका था। और फिर इसके आगे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया और आपके सामने आज ये सिस्टम हम लोग का है। तो आगे पूरी वही सारी कंडीशन लिखी हुई है। कंप्यूटर के बारे में आप थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस इन द 1930s। 1930 के आसपास फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड हो चुका था और साथ में द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स रिलेटेड डिवाइसेस हैज बीन अनस्टॉपेबल, कि उसके बाद फिर काम चलने लगा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्रांति आ गई और एक के बाद एक मशीनरी पहले बहुत बड़ी होती थी, बहुत कॉस्टली होती थी, तो धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ा और चीजें बहुत सस्ती भी हो गई और छोटी भी हो गई। इसी टाइप से कि कंप्यूटर का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, तो वर्जन ऑफ एबेकस विच डेट्स बैक टू ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स, 5000 साल पहले अबेकस के कंसेप्ट के ऊपर ही कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया। ऐसा बताते हैं कि अबेकस कब आया था, तो अबेकस का कंसेप्ट सब जानते हैं कि मैथ्स के लिए अबेकस आजकल कि हम बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, तो भारत में सभी लोग अबेकस बच्चों को सिखाना शुरू कर दिए। और एक नाम हमारे यहाँ पर चलता है वैदिक गणित, तो जो वैदिक गणित का पार्ट ही माना जाता है अबेकस को, कि आप जब वैदिक गणित की बात करेंगे तो माइंड से आप अपनी कैलकुलेशन, ऐसा बताते हैं कि यदि आपका कंप्यूटर वो सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में काम करता है तो उससे भी 10 गुना ज्यादा तेज आपका माइंड चल सकता है और 100 गुना ज्यादा तेज चल सकता है। और माइंड की कोई कैपेसिटी नहीं है इसका, बहुत आप जितना ज्यादा अपने माइंड को डेवलप करेंगे, आपका आईक्यू लेवल जितना ज्यादा होगा उतनी स्पीड में आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि अबेकस का जो कंसेप्ट है वो चाइना से आया था और 5000 साल पहले आया था और उसी कंसेप्ट के ऊपर बाद में इन मशीनों को तैयार किया गया है। इससे आगे बढ़ते हैं तो एक ये जनरल इंट्रोडक्शन था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, कि आप लोगों को रटा होना चाहिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कुछ बातें बता रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है पर इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में, जैसे कि आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हर एक जनरेशन के बारे में डीप पूरा लिखा हुआ है, पर मैं आपको इस पूरी जनरेशन को एक छोटे से चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में भी आएगा और रटा जाएगा। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि 2-4 बातें, कि सबसे पहले आप लोगों को याद रहे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कि अभी तक 5 जनरेशन कंप्यूटर की मानी जाती है, फर्स्ट से लेकर 5th तक। डेट्स आपके सामने हैं, जैसे बता रहे हैं 1940 से इसको बता रहे हो 1956। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है 1940 से शुरू हुई थी। तो कुछ बुक्स में नेट पर आपको 1940 की डेट मिलेगी, 1940 मिलेगा, कुछ में 41 से लेकर 45, मतलब 1940 से 1945 के बीच में अलग अलग आपको डेट्स मिलेगी। फिक्स नहीं है कि 40 ही है, तो ये आप भी फिक्स कर ले अपने माइंड में कि आप 40 लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा और 45 लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। तो 1940 या 1945 से लेकर 1955 या 56 ये डेट भी फिक्स नहीं है। कुछ राइटर्स ने इसको 53 बोला है, कुछ ने 54 बोला है, कुछ 55 और 56 तक गए। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, आप लोगों को 2-3 साल ऊपर नीचे, तो आप लोग इसको अपना एक हिसाब किताब रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए ये फिक्स कर लें कि जो डेट्स वगैरह हैं वो 10-10 साल के एवरेज पे आगे बढ़ी थी। 1945 से 1955, 1955 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से फिर अब तक, इस टाइप से आप इसको मान सकते हैं। मैंने वहां पर जो लिखा हुआ उसको पहले ध्यान से आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैंने जो लिखा उसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे। 1940 से 1956 को ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताते हैं।
और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इन्वेंशन हुआ था। पहले जो कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आए थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। इस वर्ड को आप रट लें क्योंकि एग्जाम में फर्स्ट जनरेशन की डेट और उसमें इन्वेंट जो आपके कंप्यूटर में डिवाइस लगती थी उसको क्या कहा जाता है तो ये पूछते हैं। तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स को आप फर्स्ट जनरेशन में ना भूलें। दूसरा, जब सेकंड जनरेशन आई तो इसमें 1956 से 63, इसको मैं आप 55 से 65 मान सकते हैं, 10 साल का गैप दे दें आप, बिल्कुल सही रहेंगे। तो वैक्यूम ट्यूब्स को बहुत छोटा कर दिया गया था। जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बताते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी, वैक्यूम ट्यूब्स कितनी थी तो लगभग एक हॉल के बराबर कंप्यूटर होता था। व्यक्ति उस कंप्यूटर के अंदर चला जाता था, मतलब उस पर गेट हुआ करता था, अंदर घुस जाता था कंप्यूटर में और फिर उस पर पूरा वर्किंग चलता था। लगभग 18,000 से 18,500 वैक्यूम ट्यूब्स उस कंप्यूटर में लगी होती थी। तो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स होना इसका मतलब कि बहुत ही बड़ी साइज होगी। साथ ही साथ उसकी जो कंडीशन थी आपका इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन था, खपत जो थी वो बहुत ज्यादा थी। इतना सारा इतना बड़ा है इसका मतलब कॉस्टली भी होगा, महंगा ही होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। सेकंड, जब वैक्यूम ट्यूब्स को खत्म किया गया, ट्रांजिस्टर आ गए थे। ट्रांजिस्टर बहुत छोटा होता है। ट्रांजिस्टर को एक मान सकते हैं कि आप एक नाखून के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड पे, सर्किट बोर्ड पे आपने कई सारे ट्रांजिस्टर देखे होंगे। तो यहाँ पर 56 से लेकर के 63 या 65 तक आप डेट मान सकते हैं कि सेकंड जनरेशन की डेट्स आई थी। आप रट लें 40-45 से 55 तक, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85, ये रट लें आप, बिल्कुल सही रहेंगे, कोई भी आपको गलत नहीं कर सकता है। ट्रांजिस्टर के बाद थर्ड जनरेशन आई तो थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को भी और छोटा कर दिया और इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आप आईसी के नाम से जानते हैं, तो आईसीज आ गई थी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इन्वेंशन हुआ था तो कंप्यूटर की साइज और छोटी हो गई थी। ऐसे ही फिर नेक्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में, ये 64 से 71 बता रहे हैं, लेकिन आप इसको 64 से 75 कर सकते हैं, 73 कर सकते हैं, 74 कर सकते हैं, कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1964 से 1971 या 75 तक की जनरेशन गई थी और नेक्स्ट फिर आपका नेक्स्ट जनरेशन आई 72 से। तो ये 72 से 82-85 तक गया था। मैंने वहां 2010 लिखा हुआ है, उसके पीछे कारण कि नेट पर आप लोग जब सर्च करेंगे तो वहां पर 1972 से 2010 लिखा हुआ है, तो वो 2010 भी माना जा सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा आप उसको 85 तक ले जाएं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो एग्जाम में फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1972 या 75 से 85 तक देते हैं एग्जाम में, तो भी सही है, आपको उसी को टिक करना है कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1972 से 75 से शुरू होकर के 85 तक गई थी। और कभी एग्जाम में लिखा हुआ है कि 72 से शुरू होकर या 72 से स्टार्ट होकर 2010 तक गई, तो भी आप गलत नहीं है, आपको दोनों ही आंसर ध्यान रखना है। ऐसे ही फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मानी जाती है 85 के बाद। तो 85 से अभी तक और आपके नोट्स के हिसाब से जो सामने दिख रहा है इसके हिसाब से यदि चलें तो 10 से लेकर के अभी तक फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अभी चल रही है। तो ये कुछ डेट्स आपके सामने हैं, आप लोगों को रटा है होना चाहिए केवल एक डेट 1945। आप 1940-45 को ध्यान रख लें और इससे 10-10 साल आगे बढ़ाते रहें। 85 के बाद अभी तक फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, या उस डेट पर जो आपको एग्जामिनेशन पूछा जाएगा तो वहां पर 2010 से लेकर अभी तक आपकी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। और इस फिफ्थ जनरेशन की जो कंडीशन है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो थर्ड जनरेशन में आए थे, इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे। अब जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं उसका ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअल में अधिकतर बुक्स में आपको मिलेगा कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ था। प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में आए थे और फिफ्थ जनरेशन में इस प्रोसेसर को कन्वर्ट कर दिया गया था माइक्रो प्रोसेसर में। तो आज की जनरेशन में आने वाले जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पर काम करते हैं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं। तो यदि आपको पूछा जाए फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी, फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ। अभी इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो वहां पर माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर के लिए एक ही डेट इन्होंने दे दी है, क्योंकि 72 से 85 और 85 के बाद इन्होंने पूरा कंटिन्यू कर दिया, तो माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर को ऐड कर दिया सिंगल उसमें। क्योंकि हम खुद भी बोल रहे हैं कि 72-75 से 85 तक प्रोसेसर आए और 85 के बाद माइक्रो प्रोसेसर, तो उन्होंने वहां पर मान लिया कि 72 से प्रोसेसर की शुरुआत हो चुकी थी। लास्ट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो मानी जाती है, जो अभी तक चल रही है, उसमें बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का कंसेप्ट आप लोगों को सभी को पता है कि आज का जो जनरेशन चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चल रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी में आज के समय में सभी लोग एआई पर ही काम कर रहे हैं। एआई के बारे में
थोड़ी सी डीप जानकारी के लिए आप लोग कोशिश करिएगा कि इंटरनेट पर थोड़ा सा सर्च करिएगा तो उससे रिलेटेड आपको कई सारे कंसेप्ट मिलेंगे। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एआई कंसेप्ट पे एजुकेशन भी दिया जा रहा है। कई सारे मकानों के नक्शे आजकल एआई के कंसेप्ट पे चलते हैं, नोट्स वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम पे आपको मिल जाते हैं, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। मतलब बुक्स हमारे सामने रखी है, दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल में होगी नहीं। मकान हमारे सामने पूरा तैयार करके खड़ा कर देंगे, लेकिन होगा नहीं। आजकल आपको यदि देखें तो कई सारी हॉलीवुड मूवीज आती हैं जिसमें व्यक्ति सामने हमारे आ जाता है, बात करता है और एकदम से गायब भी हो जाता है। तो जो साइंस है वो, आज का जो साइंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है कि सभी कुछ सामने दिखाई दे लेकिन हो नहीं। तो ये सिस्टम हम लोगों के पास आज के समय में चल रहा है। तो ये 5 जनरेशन है। इन पांचों जनरेशन को थोड़ा सा डीप, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर उस फर्स्ट जनरेशन के बारे में मैंने कुछ कंसेप्ट इसमें दिया है। इतना सारा आप लोग पढ़ेंगे, इससे अच्छा है मैंने इसको शॉर्ट नोट में कर दिया है कि आप इस फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या ध्यान रखेंगे। तो यहां पर जो लिखी हुई बातें वो आप अपने स्तर पर इसमें देखिएगा, बकायदा वीडियो पे आपको सारा दिख ही रहा है। मैं इसको शॉर्ट में आपको समझाने के लिए कि आपको एक ही बार में रटा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आए थे वो करीब 40-45 से शुरुआत हुई थी और 55 तक गए। पहली बात, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की साइज एक रूम या हॉल के बराबर थी, मतलब साइज में बहुत बड़े थे। तीसरी चीज, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। फोर्थ नंबर पे, क्योंकि इसमें 18,000 से 18,500 के आसपास वैक्यूम ट्यूब्स लगती थी, तो इसका साइज बड़ा होना ही था। और इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था। नेक्स्ट, क्योंकि साइज बड़ा है तो सीधी सी बात है इसमें जितने भी सामान लगते थे वो कॉस्टली होंगे। इस प्रकार के कंप्यूटर में बनाने में आपका पैसा बहुत ज्यादा लगता था। नेक्स्ट, इस प्रकार के कंप्यूटर में जैसे आज मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, तो पहले ही मल्टीटास्किंग कंसेप्ट नहीं था। जैसे कि हम आज एक साथ एक से ज्यादा प्रोग्राम पे काम कर पाते हैं, ऐसा पहले कुछ भी नहीं था। एक बार में केवल एक ही वर्किंग होगा। और आगे करें इसमें बात, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्टोरेज नहीं था। जैसे आज आप अपनी हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, फ्लॉपी में, सीडी में डेटा स्टोर कर लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस नहीं आई थी। आप किसी भी प्रकार का कोई डेटा इसमें आपका डेटा स्टोर नहीं कर पाते। साथ ही साथ बात करें कि इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को स्पीड वाइज देखा जाए तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी। लगभग ऐसा बताते हैं कि उस समय पर इन कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता था तो 30 मिनट से 45 मिनट में ये ऑन होता था, और जब बंद किया जाता था तो इसको बंद होने में भी 15 मिनट से आधा घंटा लग जाता था। मतलब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी। ऐसे ही बात करें कि इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्या थी, तो इसकी प्रोसेस, जो स्पीड स्लो है, प्रोसेस भी बहुत ज्यादा स्लो करता था। लगभग यदि इससे पूछा जाता था कि 1 + 1 = व्हाट, एक और एक कितना होता है, इसको जोड़कर बताएं, तो उस आउटपुट को आने में 15 से 20 मिनट लग जाते थे, आधे घंटे लग जाते थे। और ये केवल 2 नंबर को कैलकुलेट करके प्लस करके बता पाता था कि ये इसका आंसर है। मतलब एक और एक को जोड़ने में इसको 10-15 मिनट, आधा घंटा लगेगा और आंसर आ जाएगा आपका 2। ये सारी इसकी दुविधाएं थी। तो हम जो बात कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आपको रट लेना है। जो सब कुछ इसमें लिखा हुआ मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं कि पहली बात, इसका साइज बहुत बड़ा था, एक रूम या हॉल के बराबर। इसका कारण, इसमें 18 से 18,500 वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स के कारण, इतनी बड़ी साइज के कारण इसमें पैसा भी ज्यादा लगता था, बहुत महंगे थे, खर्चीले थे। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी, प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा स्लो थी। साथ ही साथ इसमें स्टोरेज नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट कंडीशन, इसमें हम बात करें मल्टीटास्किंग की, तो ऐसा कोई मल्टीटास्क प्रोग्राम नहीं था। एक बार में एक ही काम कर पाते थे, एक से ज्यादा प्रोग्राम इसमें नहीं हो पाते थे। इसके जो आउटपुट मिलते थे वो हमेशा प्रिंटेड फॉर्म में मिलते थे। यदि आप सोचे कि कोई स्क्रीन है, 2 और 2 जोड़ा तो वहां पर जोड़ करके बता देगा, तो ऐसा नहीं था। 2 और 2 जोड़ करके ये प्रिंट करके देता था उस समय कि 2 और 2 4 होता है। इस टाइप का ये आउटपुट फॉर्मेट था, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास ये आता था। तो इस प्रकार की सारी चीजें आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में रटी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको ये रटा गया होगा। इससे आगे जब ये आप सारा अच्छे से ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारी जनरेशन आपके लिए एकदम इजी हो जाएगी। इस फर्स्ट जनरेशन में कुछ मशीनों के नाम याद रखिएगा कि इस जनरेशन में, सामने लिखा है मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए, एनिएक कंप्यूटर आया, यूनिवेक कंप्यूटर आया, एडसेक कंप्यूटर आया और एडवेक कंप्यूटर आया। ये 4 कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बनाए गए थे। एनिएक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये एनिएक का फुल फॉर्म है। यूनिवेक को यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जाना गया।
एडसेक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और लास्ट एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस प्रकार से 4 कंप्यूटर का इन्वेंशन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ था। तो ये चारों के नाम आप लोग को रटे होने चाहिए, एनिएक, यूनिवेक, एडसेक और एडवेक। ये चारों आप लोगों को इसको कैसे भी रट लेना, क्योंकि जब सीपीसीटी में पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सा था, तो इन चारों में से कोई भी नाम दे दिया या चारों ही दे दिए तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अभी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जो बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसको मैं जब सेकंड जनरेशन पे जाता हूं, सेकंड जनरेशन हम लोगों के सामने है, सेम जो भी चीजें मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन में बोली है उसी को आप थोड़ा सा एडवांस्ड कर दें। कैसे? क्योंकि सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स खत्म हो गई थी, ट्रांजिस्टर आ गए थे और ट्रांजिस्टर की साइज बहुत छोटी थी, तो सीधी सी बात है कंप्यूटर की साइज भी छोटी हो गई होगी। वैक्यूम ट्यूब्स खत्म हो गए और ट्रांजिस्टर आए, तो ट्रांजिस्टर एक नाखून जैसा होता था, नाखून से थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो सीधी सी बात है कि कहाँ 18 साढ़े 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स और बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स थी, उनको ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो कंप्यूटर का साइज रिड्यूस हो गया, बहुत छोटा हो गया। दूसरा, द फर्स्ट एवर ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन 1947, 1947 के आसपास इसका इन्वेंशन हुआ था, बट कुड नेवर बी यूज्ड इन द कंप्यूटर अंटिल द 1950s, पर इसका जो यूज हुआ वो 1950s के आसपास हुआ। गिवन बिलो आर अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नीचे आप लोग को इसकी कुछ विशेषताएं दी है, जैसे द स्पीड ऑफ द ट्रांजिस्टर डिसाइडेड द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। आपकी जो कंप्यूटर स्पीड होती थी वो ट्रांजिस्टर के आधार पे ही देखी जाती थी। पहले वैक्यूम ट्यूब्स के आधार पे यदि देखें या उसकी जो कंडीशन है, तो पहले की जो कंडीशन थी उस हिसाब से सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्पीड वाइज बहुत ज्यादा फास्ट हो गए थे। दूसरा, यहां पर फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में करें, एक्सपेंसिव की बात करें कि यहां पर कंपैरिजन करें, फर्स्ट जनरेशन थे तो वैक्यूम ट्यूब्स के बजाय ट्रांजिस्टर आए, तो इसमें कॉस्ट जो थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया था। ऐसे ही आगे जाएंगे, आउटपुट फॉर्मेट क्या था, तो एज इट इज था, यहां भी प्रिंटेड फॉर्म में था, यहां कोई मॉनिटर वगैरह नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट, देयर वॉज नो चेंज इन द आउटपुट फॉर्मेट। देन फ्रॉम मशीन लैंग्वेज, इस सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर में मशीनरी लैंग्वेज का इन्वेंशन हो चुका था। इस टॉपिक को रट लेना, बाकी तो सारी चीज वैसे ही बोल रहे हैं। तो हमने बोला सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए थे, जनरेशन की जो डेट है वो करीब 55 से 65 के बीच की थी, सामने लिखा है 56 से 63, पर आप इसको 55 से 65 पढ़िएगा। नेक्स्ट, जब हमने इसकी बात की तो यहां पर हमने बोला कि देयर फ्रॉम मशीन लैंग्वेज देयर वाज अ चेंज टू यूजेस असेंबली लैंग्वेज इन कंप्यूटर्स, thus now computers could understand words। यहां पर फ्रॉम मशीन लैंग्वेज देयर वाज अ चेंज टू यूजेस असेंबली लैंग्वेज इन कंप्यूटर। हमने जब फर्स्ट जनरेशन को यूज किया था तो वहां पर मशीनरी लैंग्वेज का यूज किया गया था, और उसके जब सेकंड जनरेशन आई तो यहां पर असेंबली लैंग्वेज इन्वेंट हो चुकी थी और असेंबली लैंग्वेज में हमारा काम होने लगा। आपके सीपीसीटी जैसी एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन से थे, उसमें कौन सी वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी या किस चीज का यूज होता था, प्रोसेसर कौन सा था, क्या था, ये सब पूछा जाता है। साथ में वहां पर लैंग्वेजेस का विशेष बोला जाता है कि आपको याद है फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज आई तो सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आ गई थी। ये आप दो चीजें रट लेना। फिर नेक्स्ट कंडीशन, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर यूज। यहां पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज्ड होने लगी थी। तो ये पार्ट आपका मशीनरी लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज या मशीन आपके असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, आगे फंडामेंटल की थ्योरी में जब आप जाएंगे तो इसको एकदम डीप आपको पढ़ाया जाएगा, उस समय आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो कुछ बातें जो वापस रिपीट करें, कंप्यूटर का सेकंड जनरेशन 56 से 63 या 55 से 65 माना जा सकता है। ट्रांजिस्टर का इसमें इन्वेंशन हो गया था, मशीनरी लैंग्वेज की बजाय असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लगा, साथ ही साथ हाई लेवल प्रोग्रामिंग यूज होने लगी। साथ में इसका साइज बहुत रिड्यूस हो गया, साइज कम होने के कारण, रिड्यूस होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी कम हो गई। और साथ में हम बात करें तो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, प्रिंट आउट पहले की तरह प्रिंट आउट के फॉर्म में इसमें आपका प्रिंट आउटपुट लेना पड़ता था। ये सारी बातें इसमें आप लोग को बताना पड़ेगी। कुछ चीज नीचे लिखी है कि इस जनरेशन में फोर्ट्रॉन और कोबोल नाम से दो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी गई थी। मतलब एक नया इन्वेंशन था कि प्रोग्रामिंग हम बोल रहे हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर यूज्ड, यहां पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग यूज करी थी। तो वैसी कौन सी प्रोग्रामिंग थी, तो सेकंड जनरेशन में फोर्ट्रॉन और कोबोल नाम की दो प्रोग्रामिंग यूज करी थी। जैसे आज के समय में आप सी और C++ का नाम सुनते हैं, वैसे ही उस समय पर फोर्ट्रॉन और कोबोल चलता था। तो ये इस जनरेशन में फोर्ट्रॉन और कोबोल आया था।
आगे बढ़े, थर्ड जनरेशन में जाएं। लगभग सब वो का वही दिया हुआ है। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई थी, मतलब आईसी का इन्वेंशन हो गया, और इसकी डेट 64 से 71, या इसको बोल सकते हैं आप 65 से 75, 65 से 75 की डेट पर इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई, इसको आप रट लें। देन फिर ये 10 साल में जो कंडीशन हुई वो क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई। तो ऐसा बोलते हैं कि जो एक नाखून के बराबर आपकी ट्रांजिस्टर होता है, उस एक ट्रांजिस्टर में ऐसे 100 आईसीज, 1000 आईसीज अंदर लगाई जा सकती है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट की साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो जब आईसी आ गई तो आईसी की साइज कम होने के कारण सीधी सी बात है कि यहाँ पर कंप्यूटर की साइज भी और कम हो गई। तो कंप्यूटर की साइज कम हुई, देन कंप्यूटर की साइज कम होने से उसकी कॉस्ट भी कम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी कम हो गया, खपत भी कम हो गई। तो ये सारी चीजें को फायदा मिला। दूसरी बात, द फेज व्हेन द यूजेज ऑफ कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर स्टार्टेड फॉर द इनपुट एंड आउटपुट, यहां पर कीबोर्ड और मॉनिटर जैसी चीजें आ चुकी थी और आप आउटपुट फॉर्मेट डायरेक्ट मॉनिटर पर अब देखने लगे थे। द ट्रांजिस्टर हैड बीन रिड्यूस्ड इन साइज एंड वर प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप। यहां पर जो कंडीशन थी कि आप लोगों का जो ट्रांजिस्टर की साइज जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी गई थी, प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप। यहां पर जो आईसी है वो सिलिकॉन चिप कहा जाता है, तो सिलिकॉन चिप के थ्रू इसको रिड्यूस कर दिया। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, जिसके कारण कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा, या आईसीस के कारण कंप्यूटर स्पीड ज्यादा, बहुत कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी। तो इस प्रकार की चीजें यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है। बाकी सारा नीचे वही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर आईसी आने के कारण कंप्यूटर की साइज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम हो गया, कॉस्ट कम हो गई, स्पीड बढ़ गई, कीबोर्ड और मॉनिटर आ गया तो आपको इनपुट और आउटपुट वहां ले सकते थे, दे सकते थे। इस प्रकार का सारा काम इसमें होने लगा। लास्ट जो कंडीशन समझना है, a few example from this generation of computer are PDP-8, IBM 360, ICL 2900। ये जो कंडीशन आपके सामने की, इस जनरेशन में कुछ कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, उसका नाम PDP-8, IBM 360, ICL 2900, ये कुछ कंप्यूटर का इन्वेंशन इसमें हुआ था। तो कभी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपसे पूछा जाए कि जैसे हमने बताया कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एडवेक, एडसेक, यूनिवेक और एनिएक ऐसे 4 कंप्यूटर आए थे, ऐसे ही इस जनरेशन में PDP-8, IBM 360, ICL 2900, ये 3 कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। तो ये आप लोगों को रखना है। इसमें एक नाम IBM जो है, तो IBM आपका इंटरनेशनल कंपनी है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना जाता है। तो IBM के कंप्यूटर भी आते हैं और IBM ने अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम भी निकाल रखे हैं। तो आप लोग को ये याद रखना है 2 बातें IBM के बारे में, कि IBM का पूरा नाम पूछा जाता है कभी कभी, तो IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। दूसरा, फर्स्ट कंप्यूटर, ये जो आप बता रहे हैं कि आईसी से रिलेटेड, तो फर्स्ट आईसी वाला कंप्यूटर IBM ने निकाला था। दूसरा, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भी IBM कंपनी ने निकाला था। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला है, पर आप लोगों को यहां पर रट लेना है कि IBM कंपनी ने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था, उसका नाम था डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आई थी और सेकंड नंबर पे फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डॉस निकाला और उसके आगे MS लिख दिया, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। तो अधिकतर लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पढ़ रखा है, तो अधिकतर लोग यही समझते हैं कि सबसे पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया है और वो माइक्रोसॉफ्ट का है, पर ऐसा नहीं है। IBM ने सबसे पहले डॉस को निकाला था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इजी होने के कारण, उसको उसकी जो कमांड्स है वो आसानी से समझने के कारण ज्यादा जल्दी और वर्ल्ड वाइड हो गया, फेमस हो गया। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें इतना सारा सब कुछ वैसा का वैसे ही है, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो 2 चीजें यहां पर ऊपर चेंज हुई है कि सबसे पहले तो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर आ चुके हैं। डेट आपकी 72 या 75 से शुरू होकर 85 या 2010 तक जाएगी, ये ध्यान रखना। फिर वही कंडीशन है कि साइज माइक्रो प्रोसेसर का और छोटा होने के कारण कंप्यूटर की साइज और छोटी हो गई, पैसा कम लगेगा क्योंकि खपत, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी कम हो गई। तो इस टाइप से सारी चीजें आपको इसमें बोलना है। स्टोरेज कैपेसिटी आ गई, मतलब आप हार्ड डिस्क आ चुकी थी, हार्ड डिस्क है आपका, फ्लॉपी है, CD है, हार्ड डिस्क है, इस टाइप से स्टोरेज डिवाइसेस यूज होने लगी, तो डेटा स्टोर करने लगे। इनपुट आउटपुट तो आ ही गया था लास्ट जनरेशन में, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, फिर GUI प्रोग्राम आ गए। GUI प्रोग्राम मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो आपके जो विंडोज जैसे प्रोग्राम है वो इस पर रन हो गए। विंडोज जब आया तो सीधी सी बात है मल्टीटास्किंग हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। मल्टीटास्किंग होने से एक बार में एक से ज्यादा प्रोग्राम
पे काम कर पाते थे। जब तक डॉस था तब तक सिंगल विंडो पे काम होता था, और जब विंडोज आया तो एक से ज्यादा प्रोग्रामों पे काम होने लगा। तो ये सारी चीजें इसमें पूरी समझाई गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नीचे दिया हुआ है द कंप्यूटर्स which were introduced during this generation include Apple II। इस जनरेशन में एप्पल ने अपना एक कंप्यूटर निकाला था, लॉन्च किया था, एप्पल II। ऐसे ही द फर्स्ट IBM कंप्यूटर स्टार 1000, IBM ने अपना पहला कंप्यूटर, पहला पीसी, याद रखेगा, पहला पीसी निकाला था, पर्सनल कंप्यूटर निकाल दिया था, जिसको कि आप अपने घरों पर ला करके यूज कर सकते थे। अभी तक ऐसे कंप्यूटर नहीं बने थे कि आप अपने घर के लिए परचेस करके और उस पर यूज करें, लोकल व्यक्तियों के लिए। अभी तक जितने भी जनरेशन के कंप्यूटर थे उस पर साइंटिस्ट लोग ही काम कर पाते थे, आम आदमी के लिए नहीं बना था। पर आईबीएम ने सबसे पहले फर्स्ट पीसी बनाया था, पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में फिर कंडीशन रहेगी आपका 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय चल रहा है, और इससे रिलेटेड जब बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड इन डिवाइसेस करंटली विच हैज इनेबल्ड मिलियन ऑन टास्क टू बी कंप्लीटेड विद इन सेकंड ऑन अ डिवाइस। मतलब आज का जो काम चल रहा है कि एक ही सेकंड में आप कई सारी टास्क पर काम कर पाते हैं, और इसमें जो फंक्शन एडवांसमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ लैपटॉप्स एंड पॉमटॉप एटसेट्रा, लैपटॉप और पॉमटॉप जैसी डिवाइसेस आपके पास हैं और कई सारे प्रोग्राम्स आप एक साथ इस पे ऑपरेट करते ही हैं। तो ये एक लोकल कंडीशन है कि आप 5th जनरेशन में जितना भी कुछ आज हो रहा है वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो ये पांचों जनरेशन आप लोगों के सामने, इसको मैंने जो भी 1st जनरेशन में समझाया इसको पूरे को एक सिंगल चार्ट में डिस्क्राइब कर दिया है। यदि इस चार्ट को आप लोग देख पा रहे हैं, समरी ऑफ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कि यहां पर पूरी जनरेशन, पांचों जनरेशन की समरी निकाल करके दे दी है। 1940 से 56, इसको मैं 45 से 55 भी बोल सकता हूं। फिर 55 या 56 से 63 या 65, 65 या 64 से 75 या 71, ऐसे ही 75 से 85 जो मैंने पहले बताया था, या 2010, और उसके 85 86 के बाद फिर अभी तक, या 2010 के बाद अभी तक, ये कंडीशन आप लोगों के सामने। 1st जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आई, 2nd में ट्रांजिस्टर आया, 3rd में इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसीज आ गई, 4th में प्रोसेसर, मैंने लिख दिया जो बोला था प्रोसेसर, और 5th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। ऐसे ही एक सिंगल पॉइंट मैंने लिखा है कि 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कॉस्टली थे, स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी, साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे, लार्ज साइज थी, स्टोरेज नहीं था, वेरी हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत ज्यादा थी, और नो यूज ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर का कोई यूज नहीं था। साथ में आउटपुट जो फॉर्मेट था वो प्रिंट के फॉर्म में लिया जाता था। ऐसे ही फिर इसमें जनरेशन में आने वाले कंप्यूटर एनीएक, एनीवेक, एडसेक और एडवेक, ये 4 कंप्यूटर इसमें आए थे। सेम कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसमें अब ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, और कॉस्ट कम हो जाएगी, इसमें और कम हो जाएगी, इसमें और कम होगी, और सबसे आगे बहुत कम हो जाएगी। ऐसी स्पीड यहाँ सबसे ज्यादा स्लो थी, यहाँ थोड़ा फास्ट हुआ, फिर और फास्ट हुआ। ये डिफरेंस आप आराम से बता सकते हैं, तो आपके पास ये पूरा चार्ट में काम हो जाएगा। जैसे कि 2nd जनरेशन में फोर्ट्रॉन और कोबोल जैसी लैंग्वेज आई, इधर PDP-8, IBM 360, ICL 2900 ये सिस्टम्स आए थे। फिर एप्पल ने एप्पल सेकंड के नाम से पीसी आया, IBM ने अपना कंप्यूटर निकाला स्टार 1000, और मैनी मोर। इधर 5th जनरेशन में डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप जैसे कंप्यूटर हमारे सामने आए थे। तो ये एक जनरल टॉपिक है जनरेशन का, इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक प्रकार से आपने ये जनरेशन पढ़ ली तो कंप्यूटर का इतिहास आपको समझ में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कि सिंगल चार्ट यदि आपने रट लिया तो पुरानी जो चीजें मैंने बताई वो कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सिर्फ इस चार्ट को रट लें तो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट था। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को ये सेशन अच्छा लगेगा और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। इसी से आगे हम 2nd सेशन जो रहेगा उसमें कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर पार्ट्स के साथ में जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। तो मॉनिटर फिर कितने प्रकार का होता है, कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है, माउस कितने प्रकार का होता है, और आपका सीपीयू होता है, सीपीयू में जो आप फ्रंट पैनल देखते हैं, बैक पैनल देखते हैं, उसमें क्या डिवाइसेस लगती हैं। अंदर की बात करें सीपीयू में क्या क्या होता है, तो अंदर के सारे पार्ट्स, ये सब कुछ 2nd सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।